हेलो स्टूडेंट्स, तो ये है इलस्ट्रेशन नंबर 7 के सॉल्यूशन का एक्सप्लेनेशन और ये इलस्ट्रेशन लिया गया है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म 2 से और बाकी की डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है। बुक है फाइनेंशियल अकाउंट जो कि डॉक्टर एस.के. सिंह सर द्वारा लिखी गई है और कंसेप्ट जो है जिस बारे में इस वीडियो में बात की गई है वो है कैपिटल डिफिशियंसी ऑफ वन पार्टनर और इंसॉल्वेंसी ऑफ वन पार्टनर एंड कमीशन टू वन ऑफ द पार्टनर फॉर रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स, यानी एक पार्टनर के पूंजी की कमी, एक पार्टनर का दिवालिया होना और जब एसेट्स के रियलाइजेशन का जिम्मा किसी एक पार्टनर को दे दिया जाए और उसके बदले में उसको कमीशन दी जाए। मेरी पर्सनल डिटेल आपके राइट साइड पर अवेलेबल है स्क्रीन पर। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो जैसा कि मैं हर एक क्वेश्चन के साथ करता हूँ, सबसे पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, उसके बाद उसके सॉल्यूशन के एक्सप्लेनेशन पर आता हूँ। आइए हम लोग देखते हैं अपने क्वेश्चन को यहाँ पर क्या कहता है। ये ए बी सी 3 पार्टनर हैं जो कि प्रॉफिट एंड लॉसेस को 40%, 30% एंड 30% के रेशियो में बांटते हैं, यानी अगर इसको सिंप्लीफाई कर दें हम लोग तो 4:3:3 हो जाएगा। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व एंड अपॉइंट बी टू रियलाइज द एसेट्स एंड डिस्ट्रीब्यूट द प्रोसीड्स। उन्होंने बी को इसका जिम्मा दिया कि जो भी एसेट्स बेच करके पैसे प्राप्त होते हैं उसको आप पार्टनर्स के बीच में बांटो और इसके लिए बी को 5% कमीशन दिया जाता है। किस चीज पर? सारे रियलाइजेशन पर नहीं। देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, बी इज टू रिसीव 5% ऑफ द अकाउंट्स रियलाइज्ड फ्रॉम द स्टॉक एंड डेटर्स। देखिए दो ही चीज पर बात की गई है, यानी और किसी चीज का रियलाइजेशन होता है और किसी चीज से पैसे प्राप्त होते हैं तो उस पर बी को कमीशन नहीं मिलेगा। एंड हिज रेमुनरेशन एंड इज टू बियर ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन। उसका रेमुनरेशन 5% होगा और रियलाइजेशन के सभी एक्सपेंसेस क्या करेगा, वो खुद बियर करेगा। अब वो रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस जो खुद बियर करने वाला है, इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से होगा इस बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। और जिस दिन को डिसोल्यूशन हुआ उस डेट को उनकी बैलेंस शीट जो थी वो कुछ इस तरीके से थी। क्या बैंक 1,500 रुपए के थे, डेटर्स थे 45,500 रुपए के, प्रोविजन जिसपे 2,500 का था, यानी नेट डेटर्स जो थे 43,000 के थे, स्टॉक 60,000 के थे और सी का नेगेटिव बैलेंस जो कैपिटल का था वो 4,500 रुपए का था और क्रेडिटर्स 59,000 के थे और ए की कैपिटल 30,000 और बी की कैपिटल 20,000, दोनों मिला करके 50,000। अब देखते हैं एडजस्टमेंट में क्या कहता है। बी रिपोर्ट द रिजल्ट ऑफ रियलाइजेशन एज फॉलो। बी ने जो रियलाइजेशन किया उसकी समरी इस प्रकार कर दी कि डेटर से 35,000 रुपये मिले, स्टॉक से 45,000 और देखिए गुडविल से, जो कि कहीं पर बैलेंस शीट में इसका मेंशन नहीं था, उससे भी पैसे आ गए हैं। तो मैं आपको बता दूं जो मैंने शुरू में कहा था आपसे कि चूंकि उसके साथ ये बात हुई कि डेटर और स्टॉक से जो पैसा आएगा उसका 5% मिलेगा, यानी जब हम लोग बी के कमीशन का कैलकुलेशन करेंगे तो इस 2,000 को जो कि गुडविल से आया है उसको कंसीडर नहीं कर। क्रेडिटर्स को 57,500 रुपया दे दिया गया है। आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स जो थे, जो जिनका यहाँ पर देखो कोई मेंशन नहीं है, तो यहाँ पर देखिए दोनों चीजें हमारे पास आ गई। अनरिकॉर्डेड एसेट्स भी आ गया जो कि गुडविल के रूप में आ गया और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज जो कि 500 रुपए की थी। इसका ट्रीटमेंट मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि अनरिकॉर्डेड एसेट्स एंड अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज का किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है। और जो रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस थे, वो 600 रुपए के थे और हम लोगों ने शुरू में ही बात कर ली है कि वो रियलाइजेशन का जो एक्सपेंस है उसका जिम्मा किसने लिया है, बी ने लिया है। तो इसको हम लोग डेबिट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ देखिए वर्ड क्या लिखा है, द एक्सपेंसेस ऑफ। डेबिट नहीं करेंगे कहाँ पर, रियलाइजेशन अकाउंट में। जनरली हम लोग क्या करते हैं, रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस को डेबिट कर देते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में, बट चूंकि यहाँ पर लिख दिया है द एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड टू 600 विच बी मेट पर्सनली, जिसको बी ने पर्सनली दिया है। ठीक है, ट्रीटमेंट अभी बहुत जल्द हम लोग देखने वाले हैं। सी क्या है, दिवालिया हो गया और दिवालिया घोषित होने के बाद उसकी संपत्तियां बेची गई जो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टीज थी, तो उससे सिर्फ 3,000 रुपये मिले। शो रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट टेकिंग कंसिडरेशन गार्नर वर्सेस मर्रे। कोई कंफ्यूजन नहीं है कि कौन सा रूल अप्लाई करना है, हम लोगों को सिंपल है कि गार्नर वर्सेस मर्रे रूल अप्लाई करना है। तो चलिए इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि सारे एसेट्स हम लोग रिकॉर्ड कर देते हैं। देखिए यहाँ पर दोनों एसेट्स हम लोगों ने रिकॉर्ड कर दी है 45,500 एंड 60,000 की। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब प्रोविजन डेटर के साथ जुड़े हों
तो हम लोग क्या करते हैं कि ग्रॉस वैल्यू डेटर्स के लिखते हैं और प्रोविजन हम लोग क्रेडिट साइड में लिख देते हैं। वही चीज यहाँ पर की गई है। तो फिर उसके बाद क्या है, लाइबिलिटीज को यहाँ रिकॉर्ड कर लिया है 59,000 के। अब देखते हैं बैंक का ये जो पेमेंट हुआ है वो क्रेडिटर्स का पेमेंट हुआ है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्रेडिटर्स का जो पेमेंट किया गया था वो 57,500 रुपए का, तो उसके लिए ये 57,500, और जो एक अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स था 500 रुपए का, आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स, उसका 500 रुपया टू बैंक करके उसका भी पेमेंट कर दिया गया। और देखिए रियलाइजेशन डेटर से कितने हुए हैं 35,000 और स्टॉक से 45,000, जो कि मिला के होते हैं 80,000, और उसका 5% यहाँ पर बी के कैपिटल में क्रेडिट कर दिया गया है कमीशन। तो ये डेबिट साइड आई होप आपको क्लियर है। फिर यहाँ रियलाइजेशन में आप आ जाते हैं तो 3 ही आइटम थे यहाँ पर, और ये तीनों का टोटल 82,000 हो जाता है। और जब हम बैलेंसिंग करते हैं तो हमारा लॉस जो है वो आता है 24,000 का, और 24,000 को ये जो रेशियो यहाँ पर दी हुई है 4:3:3, उस रेशियो में यहाँ पर हम लोगों ने बांट दिया है इसको। तो वो 9,600, 7,200 और 7,200 तीनों पार्टनर्स के बीच में बढ़ जाता है। अब वर्किंग नोट्स पर हम लोग थोड़ा सा आते हैं। तो हम लोग को पहले से ही पता है कि सी ने ओवरड्रॉन कर लिया था, यानी उसकी नेगेटिव कैपिटल की बैलेंस कितनी थी 4,500 रुपए की। तो इसके लिए यहाँ पर उसको लिख दिया गया है ब्रैकेट में, यानी माइनस में। और उसमें से अगर रियलाइजेशन का लॉस जो है वो 7,200 माइनस किया जाए तो टोटल नेगेटिव बैलेंस, टोटल डेबिट बैलेंस जो है 11,700 का आता है। और उसके एसेट से रियलाइज कितना हुआ, देखिए यहाँ पर एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है सी बिकम इंसॉल्वेंट एंड ओनली 3,000 वेर रिसीव फ्रॉम हिज एस्टेट, है ना। तो इस नेगेटिव बैलेंस में जो उसके एसेट से रियलाइज हुआ है वो माइनस कर दिया, तो उसकी नेट डेफिशिएंसी जो है कैपिटल की वो 8,700 रुपए की आ जाती है। ठीक है, तो अब इसी लॉस को ए एंड बी अपने कैपिटल के रेशियो में बांटेंगे। तो डिसोल्यूशन का जब डिसीजन हुआ तो 30,000 और 20,000 की कैपिटल थी ए एंड बी की, जिसकी रेशियो आती है 3:2। तो उस रेशियो में जब हम बांट देते हैं लॉसेस को तो क्या हो जाता है, ए का लॉस जो डिफिशियंसी है सी की 8,700 की, वो अब ए एंड बी को अपने ऊपर लेने पड़ेगी, उसका बोझ उठाना पड़ेगा। और किस रेशियो में उठाएंगे, 3:5 के रेशियो में, जो कि कैपिटल का है। तो ए को सहन करना पड़ेगा 5,220 और बी को सहन करना पड़ेगा 3,480। अब देखिए कैपिटल अकाउंट में चीजों का ट्रीटमेंट किस तरीके से होता है। हम पहले क्रेडिट साइड से चलते हैं। देखिए ओपनिंग बैलेंस जो है पॉजिटिव है ए एंड बी का, तो वो क्रेडिट साइड में यहाँ पर लिख दी गई है 30,000 और 20,000। बाय रियलाइजेशन कमीशन जो मिला है बी को वो 4,000 यहाँ पर क्रेडिट कर दिए गए हैं। और बाय बैंक ए एंड बी को अपने रियलाइजेशन के लॉस का हिस्सा कैश में लाना पड़ता है, गार्नर वर्सेस मर्रे के रूल में आप लोगों को पता है। तो वो 9,600 और 7,200 ए एंड बी ने लाए, जो कि उनके खातों में जमा कर दिए गए। अब क्या है कि जो सी दिवालिया हो गया था और उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टीज बेची गई थी, उससे फर्म को 3,000 रुपया मिले थे, वो 3,000 रुपए भी क्या कर दिए गए, क्रेडिट कर दिए गए सी के खाते में। अब बाकी ए से कितना क्रेडिट हुआ उसके खाते में, हम लोगों ने यहाँ कैलकुलेशन देखी है 5,220 की, और बी से हुआ 3,480 का। उसका यहाँ पर आ जाता है टोटल 11,700, और जो उसकी ओपनिंग बैलेंस थी नेगेटिव बैलेंस वो 4,500 की थी, और रियलाइजेशन में लॉसेस जो था वो 7,200 का था। तो उसका टोटल नेगेटिव बैलेंस जो है वो 11,700 का था। 3,000 उसके प्राइवेट प्रॉपर्टी को बेचने से मिली, और बाकी जो बच गया 8,700 का वो ए एंड बी ने इस तरीके से अपने ऊपर ले ली, है ना, उसके खाते में जमा कर दी। और ये बी का जो लॉस था वो उनके खाते से, यहाँ देखिए ग्रीन में मैंने दिखाया है, वो उनके खाते से डेबिट कर दी गई है ना। क्योंकि आप अगर किसी को देंगे तो आपका कम भी तो हो जाएगा ना। बाद में रियलाइजेशन के लॉसेस हैं, यहाँ पर बटे हैं 9,600, 7,200, 7,200, और ये जो उन्होंने जिम्मा लिया, या कहें कि एज पर रूल को उनको जिम्मा लेना होता है कि जो दिवालिया पार्टनर है उसकी कैपिटल डिफिशियंसी सॉल्वेंट पार्टनर को बियर करनी पड़ती है। तो 5,220 और 3,480 ये उनके खाते से घट जाएगी, ए एंड बी के खाते से 9,600 रियलाइजेशन के लॉसेस और 7,200, और ये ए एंड बी के खाते से घटेगा जो कि कैपिटल डिफिशियंसी। अब देखिए यहाँ ये जो टू बैंक करके यहाँ पर लिखा हुआ है 600 रुपया। तो चूंकि उसने अपने पर्सनल कैपेसिटी से पेमेंट करने के लिए कहा है, किसने, बी ने, कि वो जो भी रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस होंगे वो अपने पॉकेट से देगा, इसलिए उसके खाते से ये यहाँ पर डेबिट कर दिए गए हैं। और जब बैलेंसिंग की जाती है इतने एडजस्टमेंट करने के बाद, तो ए को पेमेंट होता है 24,780 और 19,920 का। अब हम लोग बैंक अकाउंट थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। बैंक में क्या है, ओपनिंग बैलेंस जो है फर्म में वो 1,500 रुपए का था। आप देख सकते हैं यहाँ बैलेंस शीट में
दी हुई है वो अमाउंट यहाँ पर वेरी फर्स्ट आइटम, तो वो यहाँ पर बैलेंस बीडी के रूप में लिख दी गई है। एसेट से रियलाइजेशन हुआ है 82,000 का, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्लियरली लिखा हुआ है रियलाइजेशन अकाउंट में। तो वो पैसा आया फर्म के पास, उसके बाद ए ने क्या लाया 9,600 रियलाइजेशन का लॉस, बी लाया अपने रियलाइजेशन के लॉस का हिस्सा 7,200, और सी के प्राइवेट प्रॉपर्टीज को बेचने के बाद 3,000 रुपया जो फर्म को मिले थे वो 3,000 रुपया आया। ये पैसा गया कहाँ? ये क्रेडिटर्स को पेमेंट करने में 57,500 गए, और ये आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स को जो 500 रुपए दिए गए थे वो यहाँ पर है 500 रुपए। ठीक है, बी को 600 रुपए दिए गए कैश के रूप में, क्योंकि उसने रियलाइजेशन का एक्सपेंसेस पेड किया था। जब पर्सनली पेमेंट किया जाएगा रियलाइजेशन का एक्सपेंसेस, तो बी को डायरेक्टली उसकी पेमेंट की जाएगी। ठीक है, उसको रियलाइजेशन में टू बैंक करके नहीं लिखा जाएगा। यही डिफरेंस है जब वो पर्सनल कैपेसिटी में पे करता है तो, क्योंकि अगर उसको पैसा दिया गया है तो उसके खाते से वो काट ली जाती है। ए का कैपिटल जो है वो 24,780 यहाँ पर देख सकते हैं, पेमेंट कर दी गई, और बी के कैपिटल में 19,920 रुपए बी को दे दिए गए, और इस तरीके से दोनों साइड का टोटल जो है वो 1,03,300 आ जाता है। हमारा क्वेश्चन इस तरीके से कंप्लीट होता है। अगर आपको इसमें किसी भी तरीके का डाउट हो तो आप लेक्चर के बाद मुझसे पूछ सकते हैं क्लासरूम में। अगर आपने पेशेंसली वीडियो को देखा है तो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।